बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉस्ट अकाउंटिंग का लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने सीजीएस पढ़ा था और आज चौथा लेक्चर है हमारा, 4th लेक्चर। आज हम सीजीएस की फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। उसमें हमने 2 सवाल हल किए थे। चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 को हमने हल किया था डिटेल के साथ। आज क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास पिछले लेक्चर में स्क्रीनशॉट्स होंगे किताब के, ट्यूजडे की 7th एडिशन से हम ये सवाल हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है चैप्टर नंबर 2 का। इसके पहले ज़रा रिक्वायरमेंट को देखते हैं सवाल के। वो मांग क्या रहा है? वो हमसे रिक्वायरमेंट नंबर 1 में मांग रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनवाओ, और रिक्वायरमेंट नंबर 2 में इनकम स्टेटमेंट बनवा रहा है। इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही चीज़ है जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखी थी। सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट हम कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से बनाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस वाला फॉर्मेट वही बनाएंगे जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखा था। अच्छा, पर्चे में आप एक पेज पे सीजीएस बनाएंगे और दूसरे पेज पे इनकम स्टेटमेंट को। रिक्वायरमेंट्स 2 है तो 1 का आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ और दूसरे का यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास जगह की शॉर्टेज है। अच्छा जी, कंपनी का नाम सबसे पहले लिखते हैं रुद्विन कंपनी। भाई स्टेटमेंट का क्या नाम है? रिक्वायरमेंट नंबर 1 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। अच्छा जी, फॉर द मंथ ऑफ मई। बाकी कुछ नहीं लिखा तो यही लिख देता हूँ। इनकम स्टेटमेंट जब बनाएंगे उसका भी यही फॉर्मेट है, रुद्विन कंपनी इनकम स्टेटमेंट फॉर दी मंथ ऑफ मे। ठीक है। अच्छा जी, अगर आपको याद हो प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे बनाते थे? सबसे पहले हम सेल लिखते थे, उसके नीचे कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन वहाँ पे ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग, क्योंकि वो ट्रेडिंग बिजनेस था। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सबसे आखिरी फिगर आ जाता है वही हमारी कॉस्ट ऑफ सेल होती है। ठीक है। जब सेल से कॉस्ट ऑफ सेल निकलती है तो क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और जब ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे बाकी खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मार्केटिंग को डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ठीक है। इस सवाल के मुताबिक डेटा उठाते हैं। जितना जितना डेटा होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस का होगा वो मतलब इनकम स्टेटमेंट का होगा, वो इनकम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का होगा वो यहाँ पे सीजीएस में लिखेंगे। अच्छा जी, सवाल पढ़ते हैं। द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द रुद्विन कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा फॉर द मे। सेल्स जो है बच्चे हमारी है 72,000 रुपये की। तो डॉलर अमाउंट सबसे स्टार्ट में लिखो। जो वर्किंग हम कर रहे हैं वो डॉलर्स में कर रहे हैं। भाई सेल मेरी है कितनी है? 72, या इसको मैं ठीक से लिखता हूँ 72,000 रुपये की। ठीक है, 72,000 की। मार्केटिंग एक्सपेंसेस 5% है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1% है, अदर एक्सपेंसेस 0.5% ऑफ ऑल सेल। सब क्या लिखा है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 5% ऑफ सेल, ये मार्केटिंग एक्सपेंसेस 5% ऑफ सेल है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1% ऑफ सेल हैं, और जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो कितनी हैं? तो हमारे पास 3 तरह के एक्सपेंसेस हैं, एडमन, मार्केटिंग और अदर एक्सपेंसेस। भाई परसेंटेज दिए हैं सेल की, तो 72, यहाँ पे 72,000 मल्टीप्लाइंग बाय 5%, यहाँ पे 72, 5% नहीं, ये 1% है। एडमन वाली ये 1% है, मार्केटिंग वाली 5% है, और ये वाली जो है 72,000 मल्टीप्लाइंग बाई 0.5%, इसके साथ पॉइंट लिखा है 0.5%। तो इसको कैलकुलेटर की मदद से करते हैं। 72,000 मल्टीप्लाइंग बाई 1, और उसके साथ शिफ्ट पे इक्वल के ऊपर परसेंटेज लिखा है तो परसेंट। तो भाई इससे निकलता है 720। इसका एक और तरीका भी है, ये परसेंटेज बराबर होता है 1/100 के, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 72,000 मल्टीप्लाइंग बाय 1 मल्टीप्लाइंग बाय 1/100। तो अगर इस तरह करूं, अगर आपके पास सादा कैलकुलेटर हो तो उसमें 1 मल्टीप्लाइंग बाय 1 डिवाइडिंग बाय 100, तो भाई 720 ही आ रहा है। ठीक है, ये वाला। अगर ये दूसरा करूं 72,000 क्रॉस 5%, तो भाई 3,600 रुपये आ रहा है। अगर इसको मैं सादा फॉर्म में करूँ तो 72,000 मल्टीप्लाइंग बाय
5 मल्टीप्लाइंग बाय 1 ओवर 100, तो 72,000 क्रॉस 5 क्रॉस 1 डिवाइडिंग बाय 100, 3600 ही आ रहा है। इस तरह 0.5%, 72,000 मल्टीप्लाइंग बाय 0.5%, 360 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, इसको भी इसी मेथड से कर सकते हैं। 72,000 मल्टीप्लाइंग बाय 0.5 मल्टीप्लाइंग बाय 1 ओवर 100 क्रॉस 0.5 क्रॉस 1 डिवाइडिंग बाय 100, 360 रुपये। ये हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं जो जीपी के बाद आते हैं। अब इतना डेटा इस पेज पे मेरे पास गिवन है। इसके बाद क्या कह रहा है, परचेजेस फॉर द ईयर। भाई परचेजेस का क्या मतलब है, मटेरियल परचेज। तो अगर आपको सेक्शन याद हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के, तो सबसे पहले आ रहा है डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है जी, डायरेक्ट मटेरियल में हमारा ओपनिंग होता है जिसमें ऐड होता है परचेजेस। तो परचेजेस हमारी कितनी है, वो है 36,000 की। और इससे अच्छा जी, इसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड्स 2/3 ऑफ डायरेक्ट लेबर। अच्छा पहले डायरेक्ट लेबर को लिखते हैं, सॉरी ज़रा जगह छोड़ते हैं क्योंकि ये मटीरियल। डायरेक्ट लेबर कितना है हमारा, डायरेक्ट लेबर बच्चों उसने दिया है 15,000 रुपये का, 15,000 का, ज़रा यहाँ पे बाहर लिखता हूँ। उसके बाद उसने लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसने लिखा है 2/3 ऑफ डायरेक्ट लेबर, 2/3 ऑफ डायरेक्ट लेबर। नो तो 2/3 लिख दो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 15,000 को। डायरेक्ट लेबर हमारा 2/3, 2/3 ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो भाई ये कितना होगा, 2 डिवाइडिंग बाई 3, ये कर दो मल्टीप्लाइंग बाई 15,000, तो ये आ जाएगा 10,000। तो भाई मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है, 10,000 का। अच्छा जी, इसके बाद पेज को पलटाते हैं। नेक्स्ट पेज पे बच्चे उसने बिगिनिंग इन्वेंट्री दी है और एंडिंग इन्वेंट्री। तो अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री का मतलब है ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री बच्चे मटेरियल का है 8,000। अच्छा इससे लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी मटेरियल की जो है वो है 8,500 रुपीज़ की। अब जब ओपनिंग के साथ परचेज को ऐड करूंगा, इससे क्लोजिंग को माइनस करूंगा, तो मेरे पास निकल आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते हैं ज़रा। 8,000 प्लस 36,000 माइनस 8,500 कितना निकला, 35,500। तो मेरा डायरेक्ट लेबर, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, तो मेरा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसको हम फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, कुछ लोग इसको फैक्ट्री रनिंग कॉस्ट भी कहते हैं, ये तीनों मिला के वो कितना बनता है, 3,550 प्लस 1,500 प्लस 10,000, ये बनता है 60,500। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको? इसमें कोई गलती अगर हो, 60,500 हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। इसमें हम ऐड करते हैं वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग या ओपनिंग, और इससे हम लेस करते हैं वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। अच्छा जी, वर्क इन प्रोसेस जो हमारा बिगिनिंग है वो है 8,000 रुपीज़ का, और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है वो है भाई 15,500 रुपये का। ठीक है, तो 60,500 में हम प्लस करेंगे 8,000 माइनस 1,550, इससे आएंगे 53,000 रुपीज़, और इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। भाई हमने जितनी चीज़ें बनाई उसका ख़र्चा ये है, कारखाना चलाने का ख़र्चा ये था, और जो चीज़ें कंप्लीट हो गई है उसका ख़र्चा ये है। ये कम क्यों है, क्योंकि अभी तक बहुत सी चीज़ें वर्क इन प्रोसेस में 15,500 रुपये की पड़ी है। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं फिनिश गुड्स ओपनिंग, वो कितनी है हमारे पास, वो है बच्चों 7,000। इससे जो फिगर आता है 60,000 आ रहा है, इसको कहते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। भाई इतने गुड्स हम बेच सकते थे, लेकिन हमने बेचे कितने, जिसका खर्चा, जब हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक रह गया है वो इससे
माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो अवेलेबल है। यहाँ पे जो फिगर आ रही है हमारे पास 60,500, ये फिगर मेरे ख्याल मैंने गलती की है इसमें, 60,500। ये क्लोजिंग स्टॉक जो मेरे पास आ रहा है वो कितना है, 15,000 है। सॉरी, ये फिगर मैंने गलत लिखा है, ये 15,000 है। तो ये जो फिगर पर आएगा इसमें 500 रुपये का फ़र्क है। 60,500 प्लस 8,000 माइनस 15,000, ये 53,500 आ रहा है। ठीक है, 53,500। जब इसमें मैं 7,000 को प्लस करूँगा तो ये 60,500 आएगा। 500 रुपये का फ़र्क, ये क्लोजिंग स्टॉक का मैंने गलत लिखा था। अच्छा जी, तो इतने गुड्स मेरे पास अवेलेबल थे जो मैं सेल कर सकता था, लेकिन अभी मेरे पास मैं लेस करूँगा फिनिश गुड्स क्लोजिंग। कितना है वो मेरे पास, क्लोजिंग फिनिश गुड्स मेरे पास 7,000 का, सॉरी नहीं, 10,500 का। इसमें बड़ा ख्याल रखना है चीज़ों का, 10,200 का, क्योंकि ये फिगर्स बड़ी छोटी छोटी लिखी होती है और मिस हो जाती है। ठीक है, तो 60,500 का मेरे पास था, जिसमें से मैंने 10,200 का क्लोजिंग स्टॉक मनफी किया, तो मैंने जो बेचा है उसकी कॉस्ट है 50,300। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मैंने सेल की है उन गुड्स की कॉस्ट जो है वो इतनी है। एक्चुअली जो प्रॉफिट एंड लॉस में ये फिगर होता है, यही फिगर होता है। तो यहाँ से ये फिगर किधर जाएगा, यहाँ पे कितना है, 50,300। ये इससे माइनस होगा तो मेरे पास निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। भाई 72,000 रुपये की मैंने सेल की है, ठीक है, जिसमें से मैं माइनस करूँगा 50,300, तो मेरे पास निकलेगा 21,700। ठीक है जी, ये मेरा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ऑपरेशनल ख़र्चे में सारे प्लस करता हूँ, 720 प्लस 3600 प्लस 360, भाई 4680 के मेरे ऑपरेशनल ख़र्चे हुए हैं। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट से ख़र्चे निकालूंगा 21,700 माइनस 4680, तो मेरा जो आंसर निकलेगा 17,020 का मैंने नेट प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट हमने बनाया, जो तरीका हमने सीखा था उसी कीमत पे। ये प्रॉफिट एंड लॉस जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाते थे वही फॉर्मेट है। सेल से कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करेंगे, जीपी निकलेगा, जीपी से अदर खर्चे माइनस करके सारा हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का के सोल्यूशन थे। क्वेश्चन नंबर 4 को ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर गौर से देखें, इसमें जितना डेटा गिवन है उसकी मदद से सिर्फ बच्चे क्या बनवा रहे हैं हमसे, वो कह रहा है रिक्वायर्ड एन इनकम स्टेटमेंट विद स्केजुअल शोइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड। भाई वो कह रहा है इनकम स्टेटमेंट बनवाओ। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बनवाओ और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का स्टेटमेंट का एरिया है उसको शेड्यूल के तौर पे बनाओ। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 था इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, दोनों एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, एग्जैक्ट सेम है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें थोड़े से मिसिंग फिगर्स है जिनको हम रिकॉर्ड करेंगे और सीखेंगे कि उस तरह के मिसिंग फिगर्स का अगर सवाल हो तो उसको हल कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा सवाल इसमें रिवर्स वर्किंग है, इसमें थोड़ा सा हट के है। क्वेश्चन नंबर 4 को बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो मांग क्या रहा है, वो हमसे मांग रहा है, कंपनी का नाम क्या है, क्राउली इंडस्ट्रीज या जो भी है, INC, नीचे है इनकम स्टेटमेंट और मंथ क्या है, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है जी, इसी तरह वो कह रहा है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है उसको शेड्यूल के तौर पे बनाओ। शेड्यूल नंबर 1 हम उसको नाम दे देंगे। उसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। तो इसमें फर्दर ज़्यादा डिटेल्स वगैरह नाम शाम की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे भी आप ऊपर नाम और उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट और नीचे डेट लिख सकते हैं। अच्छा, CGS को बनाते हैं, डेटा को देखते हैं उसने हमें क्या क्या फिगर दिए हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले उसने हमें डायरेक्ट लेबर दिया है। हमारे पास फिगर्स वर्किंग कैसे होती है, हमारे पास पहले होती है डायरेक्ट मटेरियल। ज़रा फॉर्मेट को बनाने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल में सबसे पहले होता है ओपनिंग
मटेरियल स्टॉक जो भी है, उसमें हम ऐड करते हैं परचेज को, ठीक है, उससे लेस करते हैं। जब परचेज को उसमें ऐड करेंगे तो उसमें लिखा होता है मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। जब उससे लेस करते हैं क्लोजिंग को तो हमारे पास लिखता है, आ जाता है मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है जी। जब मटेरियल कंज्यूम्ड का फिगर आता है इसमें हम डायरेक्ट लेबर को प्लस करते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड्स को भी प्लस करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसमें जब हम वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को ऐड करते हैं और वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है जी। उसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं फिनिश गुड्स का जो ओपनिंग फिगर है। जब वो ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और जब उससे हम लेस करते हैं फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन फिगर्स तो हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सवाल के डेटा को देखते हैं। भाई इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है। डायरेक्ट लेबर हमारे पास ये वाला गिवन है तो इसके सामने लिखते हैं कितना, $30,000, ठीक है जी। फिर उसने हमें क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भाई जो सबसे आखिर वाला फिगर होता है ये वाला दिया है 1,11,000, ठीक है, सबसे आखिर वाला। हमारे इस सवाल में हमने प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है और इस चीज़ को मुकम्मल करना है, इस सवाल की रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, उसके बाद दिया है फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अप्लाइड एट द रेट ऑफ 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर। भाई पिछले सवाल में 2/3 दिया था ना, इस सवाल में दिया है भाई जो डायरेक्ट लेबर है 30,000 का, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 150%, तो वो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है। तो भाई वो कैसे निकलता है, 30,000 मल्टीप्लाइंग बाय 150 शिफ्ट इक्वल टू परसेंट, तो वो निकला है 45,000। अगर मैं सादा तरीके से निकालूँ तो 30,000 मल्टीप्लाइंग बाय 150 मल्टीप्लाइंग बाय 1 डिवाइडिंग बाय 100, परसेंटेज की तरह की जगह 1/100 आ जाएगा तो भी 45,000 ही निकल रहा है, ठीक है। इसके बाद इन्वेंट्रीज दी है भाई, फिनिश गुड्स की ओपनिंग सितंबर 1 की ओपनिंग है, सितंबर 30 की क्लोजिंग है। तो भाई फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हमारी ओपनिंग कितनी है भाई, वो है यहाँ पे 15,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, वो है भाई 17,500, और ये माइनस होती है ना, जो 2 माइनस है वो हम ब्रैकेट में लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे लाइन होता है और यहाँ पे फिगर। अच्छा जी, इसके बाद वर्क इन प्रोसेस के ओपनिंग फिगर वो कितने हैं, वो है 9600 ओपनिंग है। ये मैं लाइन इसलिए लगा रहा हूँ ताकि नज़र सही से लगे। और क्लोजिंग कितनी है, वो है 13,000, ठीक है जी। जब ये दोनों एडजस्ट होंगे ये 13,000 वाला माइनस में होगा। अच्छा, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ वर्किंग करते हैं तो ये प्लस होता है और ये माइनस, ठीक है जी। इसके बाद मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है भाई। मटेरियल का ओपनिंग कितना है, वो है 7,000, और क्लोजिंग उसका है कितना, परचेज तो हमारे पास है नहीं तो कंज्यूम भी नहीं है, क्लोजिंग फिगर कितना है भाई, वो है 7,400। तो जब ये क्लोजिंग उससे माइनस होगा तो हमारे पास कंज्यूम्ड का फिगर निकलेगा, ठीक है जी। तो भाई जब जितना डेटा गिवन था वो मैंने सारा लिख दिया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी गिवन है भाई। हमारे पास मार्केटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाते हैं तो सबसे पहले सेल लिखते हैं, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल लिखते हैं। इस सवाल में कॉस्ट ऑफ सेल ऑलरेडी गिवन है, देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल में डायरेक्ट लिख दूंगा 1,11,000, और सेल भी सबसे नीचे गिवन है, वो है कितनी, 182,000। तो भाई हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, वो डायरेक्ट निकल सकता है 182,000 माइनस 111,000, 71,000 का मेरे पास क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया।
उस सवाल में गिवन है जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस वो कितने हैं, वो है 22,900 की। इतना ही डेटा गिवन है। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना निकला भाई, वो है 71,000 माइनस 22,900 48,100। तो भाई मेरा तो प्रॉफिट एंड लॉस वैसे ही पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना ना, ये फिगर्स हम ठीक निकाल रहे हैं, इसके अलावा कुछ और तो गिवन नहीं है। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस गिवन है। अच्छा मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी हैं, सॉरी वो भी डालते हैं मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ये मैंने फिगर स्किप किया था। मार्केटिंग एक्सपेंसेस है 14,100 की, तो वो भी माइनस कर दो तो मेरा ये फिगर कट जाएगा। 71,000 माइनस 14,100 माइनस 22,900, तो मेरा जो क्लोजिंग नेट प्रॉफिट आएगा वो 34,000 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक वर्किंग ओके है। इसके बाद जो है फर्दर मैं इस चीज़ को मुकम्मल करता हूँ। इस सवाल में ट्रिक जो है ये नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट, ये तो सवाल का हिस्सा है, ये भी बनाना है, लेकिन इस वर्किंग को कैसे बनाना है इस सवाल में इसलिए हल करा रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को सीखें। रिवर्स वर्किंग कैसे करते हैं भाई, जब आप गौर से देखें यहाँ पे जो फिगर आता है अवेलेबल फॉर सेल, उससे जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये निकलता है ना। तो जब नीचे की से ऊपर की तरफ जाएंगे जो माइनस वाली चीज़ें हैं वो प्लस हो जाती हैं। इसका मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो इसका मतलब है सी इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इज़ इक्वल टू सी। जब इससे ये माइनस होगा तो सी निकलेगा ना। तो अभी बच्चे मेरे पास सी भी है, बी भी है, लेकिन ए नहीं है। तो ए को हम अलजबरे में कैसे निकालते हैं, ए को हम सी को यहाँ पे छोड़ते हैं, इसके साथ सॉरी ये ज़रा इसको मैं साफ साफ लिखूँ ताकि आपको समझ लगे। सी इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, ये समझाने की हद तक है, ये एक समझाता हूँ, बाकी डायरेक्ट करेंगे। तो भाई अगर सी को मैं यहाँ पे छोड़ूँ और इस बी को मैं यहाँ इस साइड पे ले आऊँ तो सी प्लस बी हो जाएगा इज़ इक्वल टू ए, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है, जब दूसरी साइड पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं भाई। सी मेरे पास है 1,11,000 प्लस ये है 17,500, तो जब 1,11,000 को मैं प्लस करूँगा 17,500 के साथ, तो इससे निकलेगा 128,500। तो भाई इसके साथ ये वाला प्लस हो रहा है, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं तो ब्रैकेट वाली चीज़ें माइनस होती है, लेकिन जब इसी वर्किंग में हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ब्रैकेट वाली चीज़ें प्लस होती है, क्योंकि वो फार्मूले के मुताबिक चेंज हो जाती है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मेरा ए कितना निकला, 1,28,500। तो भाई जब मेरा इसके साथ ये प्लस, जब इससे इसको माइनस करूँगा तो ये निकलता है, तो इन दोनों को जब प्लस करूँगा तो इससे ये निकलेगा। अब ये ओपनिंग स्टॉक ब्रैकेट के बगैर है ना, तो जब मैं यहाँ जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ये प्लस हो रहा था ना, जब ऊपर जाएंगे तो इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो 128,500 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 11,113,500। तो भाई मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 113 का था, जिसमें मैंने 15,000 प्लस किए हैं, तो मेरा ये निकला है। ये दोनों प्लस होंगे तो ये निकलेगा, तो इसका मतलब है इससे जब ये माइनस होगा तो ये निकलेगा। अच्छा जी, ये जब इस तरफ ऊपर से जब नीचे आते हैं तो ये प्लस होता है, ये माइनस नहीं, लेकिन जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा। तो 113,500 प्लस 130, तो 13,000 माइनस 9,600, तो भाई मेरा 1,16,900 रुपये का टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गया। भाई अब ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस चीज़ से निकलता है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, लेकिन यहाँ पे तो फिगर नहीं है, तो इससे जब इन दोनों को मैं माइनस करूँगा इससे, तो मेरे पास मटेरियल कंज्यूम्ड का फिगर निकलेगा। वो कैसे निकलेगा, देखिए जी, 1,16,900 माइनस 45,000 माइनस 30,000, तो भाई मेरा कंजम्पशन कितना है 41,900, ठीक है जी। और जब कंजम्पशन यहाँ पे जो फिगर होता है अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, उससे जब मैं इसको माइनस करता हूँ तो ये निकलता है ना, तो जब इसके साथ मैं इसको प्लस करूँगा तो वो निकलेगा
41,900 प्लस 7,400, तो भाई मटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन मेरा 49,300 निकला। और जब ये दोनों प्लस होते हैं तो ये निकलता है, तो जब इससे मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरा परचेजेस निकल आएंगे 49,300 माइनस 7,000, तो इसका मतलब है 42,300 रुपये के मैंने परचेजेस किए हैं। तो बच्चों जब आप इसको ऊपर से अब हल करोगे, इन दोनों को परचेज़ करोगे तो ये निकलेगा, इससे इसको माइनस करोगे तो ये निकलेगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो इससे ये निकलेगा, इन दोनों को प्लस करोगे और उससे इसको माइनस करोगे तो ये निकलेगा, और जब इन दोनों को प्लस करोगे तो उससे ये निकलेगा, और इससे जब इसको माइनस करोगे तो यही निकलेगा। तो जो ऊपर से चीज़ें आती हैं वो एक फ्लो में होती है, लेकिन जब आप नीचे से ऊपर की तरफ वर्किंग करते हैं तो उसमें जो माइनस वाली चीज़ें होती है वो प्लस हो जाती हैं, और जो प्लस वाली चीज़ें होती हैं वो माइनस होती हैं। इसको कहते हैं रिवर्स वर्किंग। ठीक है, तो आज आपने क्वेश्चन नंबर 3 को इनकम स्टेटमेंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट दोबारा से बनाया। इनकम स्टेटमेंट आप बनाते आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत सारे मरतबा बनाए होंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस पे फोकस करें। CGS क्वेश्चन नंबर 3 में भी बनाया और क्वेश्चन नंबर 4 में उसकी रिवर्स वर्किंग को सीखा। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी की प्रैक्टिस अगले लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।